बसंत का किसले, कोयल की कूक और सुरों का श्रृंगार। विविध भारती पर छा रही है संगीत और बातचीत की बहार। रंग बसंती। दोस्तों, आज के रंग बसंती कार्यक्रम में आप सुनने वाले हैं निवृत्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉक्टर रूप कुमार बेलसरे से बातचीत। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर रूप कुमार बेलसरे और बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि अभी जो है आप रिटायर हुए हैं, मुख्य आरटीओ थे जी। अपने बारे में विस्तार से बताएं। जी, मेरा स्कूलिंग जो है वो केंद्रीय विद्यालय पुलगांव से हुआ है। उसके बाद में मैंने सबसे पहले 12वीं क्लास जब मैंने पास की तो उसके बाद में मैंने बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस नागपुर वेटरनरी कॉलेज से किया है। उसके बाद में मैंने मास्टर्स ऑफ वेटरनरी साइंस जेनेटिक्स में नागपुर वेटरनरी कॉलेज से किया है और उसमें मैंने जर्सी इंटू साहिवाल क्रॉसब्रेड कैटल उसके ऊपर मैं रिसर्च किया और प्योर लाइन के ऊपर में मैंने सबसे पहले रिसर्च करके ये देखा है कि हमारे विदर्भ क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन सी गाय और कौन सा क्रॉसब्रीड सबसे बेस्ट है। तो उसमें मैंने प्योर लाइन साहिवाल, बाद में 50% जर्सी इंटू साहिवाल और 62.5% जर्सी इंटू साहिवाल और 75% जर्सी इंटू साहिवाल के ऊपर रिसर्च किया और उसका कंपैरेटिव स्टडीज करके जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो नस्ल है वो है 50% ऑफ जर्सी इंटू साहिवाल क्रॉसब्रीड कैटल एट विदर्भ क्लाइमेटिक कंडीशन। अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं। फिर आप आरटीओ में कैसे चले गए? उसके बाद में ऐसा हुआ कि पहले से बहुत पैशन था यूनिफॉर्म डालने का। उसके बाद में मैंने एमपीएससी किया और डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मैं डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर बोल के काम किया। उस समय ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट की स्कीम्स पूरी खत्म हो रही थी। उन्होंने कहा कि भाई आपको कौन से डिपार्टमेंट में ज़्यादा जाना चाहिए, आपको आपकी चॉइस हम देते हैं बिकॉज यू आर अ क्लास 1 ऑफिसर फ्रॉम पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो हमने फिर आरटीओ डिपार्टमेंट का चॉइस दिया और सबसे पहले असिस्टेंट आरटीओ बोल के मैंने 2004 में आरटीओ डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। उसके बाद में कुछ 10-12 साल की सर्विस होने के बाद में मेरा प्रमोशन हुआ डेप्यूटी आरटीओ। तो मेरा पोस्टिंग था नागपुर आरटीओ, नागपुर ग्रामीण का आरटीओ था, वहाँ पर मैंने काम किया और इसी तरह से भी चलते हुए फिर 2022 में 31 जुलाई को मैं रिटायर्ड हुआ। साथ में पढ़ाई का बहुत इंटरेस्ट था, बहुत हॉबी थी, बहुत अच्छा लगता था पढ़ाई करना। तो मैंने अपना जो स्थान है पढ़ाई करने का, यो मैंने कभी पीछे छोड़ा नहीं, तो मैं आगे पढ़ते गया। जब मैं आरटीओ डिपार्टमेंट में काम कर रहा था उसी समय मैंने एलएलबी एलएलएम भी कर लिया। ओहो। एलएलएम मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किया। उसके बाद में कुछ एडवर्टाइजमेंट निकली थी, उसमें जजेस बहुत कम थे, तो मुझे आरटीओ डिपार्टमेंट में काम करते हुए जज की भूमिका में भी रहना पड़ा। तो मैं स्पेशल मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट बोल के 4 साल काम किया हूँ। मेरे माझगांव कोर्ट, कुर्ला कोर्ट, अंधेरी कोर्ट और बोरीवली कोर्ट में मैंने काम किया है। गजब, इतनी सारी चीजें एक साथ हैं, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। मुझे लगता है कि जो हम फोकस रखेंगे वो रखेंगे आरटीओ के जो कामकाज हैं जिनके बारे में आम जनता को बहुत कम पता होता है। बिल्कुल, तो उस पर फोकस रखते हैं। जी डॉक्टर बेलसरे, ये जो आरटीओ का कामकाज है इसको लेकर बहुत ज्यादा आम व्यक्तियों में मिथ्या धारणाएं हैं और ठीक से बहुत सारी चीजें लोगों को पता नहीं होती हैं। सबसे पहले मुख्य बातों की बात कर ली जाए। सबसे ज्यादा लापरवाही हेलमेट लगाने को लेकर होती है, उसको लेकर क्या नियम है और कितना जरूरी है, ये बताइए। ऐसा है कि हेलमेट पहनना जो 2 व्हीलर्स वाले हैं उनके लिए और पिलियन राइडर्स के लिए भी, जो कि पीछे बैठते हैं, उनके लिए भी हेलमेट पहनना जो है नितांत आवश्यक है। क्योंकि वो जो हमारा सर होता है, जो हमारे सर के अंदर में पूरा ब्रेन होता है, जिसमें कि जो हमारे मुख्य ऑर्गन्स होते हैं जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिब्रम, जो आप पूरे शरीर का संचालन करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। और कभी भी क्या होता है कि जब आप गाड़ी चलाते समय जब एक्सीडेंट होता है तो सर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सर जमीन पे टकराता है। टकराने की वजह से उसको अगर बस्ट हो गया तो आदमी उसी स्पॉट पे खत्म हो सकता है। इसीलिए सर पे हेलमेट रखना बहुत जरूरी है।
और बहुत सारे लोग अभी कैसा होता है कि पुलिस को देख के हेलमेट पहनते हैं, वो जो गलत है कि उनको देख के उनके लिए हम हेलमेट नहीं पहनते, खुद की सुरक्षा के लिए हम हेलमेट पहनते हैं। तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। अगर हेलमेट नहीं पहनते तो फिर हमारे जो लोग होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, आरटीओ डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो फिर उनके ऊपर में कार्रवाई करके उनको फिर दंडित कर सकते हैं। जी, ये क्या दंड है कानून में? हेलमेट ना पहनने पर क्या जुर्माना प्रशासन के द्वारा तय किया गया है पूरे देश में? वैसे तो हेलमेट न पहनने पे 500 रुपए का दंड सब जगह पे उन्होंने किया है, लेकिन क्या होता है कि बहुत बार हर एक स्टेट के अपने अलग कानून कायदे होते हैं, तो उसके हिसाब से अगर कोई अध्यादेश ऐसा निकलता है कि उससे ज्यादा भी जुर्माना ले सकते हैं, तो वो स्टेट पे डिपेंड करता है। इसीलिए यूनिफाइड वे अगर अपन बोल सकते हैं तो 500 रुपए का है। अमूमन ये देखा जाता है कि लोग ट्रैफिक पुलिस को देखकर हेलमेट लगा लेते हैं, या एक और बहुत भारतीय नागरिकों की आम आदत है कि ट्रैफिक पुलिस वालों को पटाने की कोशिश करते हैं। आपने किस तरह की चीजें देखी हैं? नहीं, ऐसा है कि लोगों को कानून का खौफ जो है वो होना बहुत जरूरी है। अगर कानून का खौफ होगा तो डिसिप्लिन आएगी जी। और अनुशासन इसलिए नहीं होता है कि लोगों को खौफ ही नहीं है कानून का। बहुत सारे लोग जो होते हैं कि हेलमेट न पहनते हुए चलाते हैं गाड़ी। अभी जैसे आप देखिए बॉम्बे के अंदर में तो पूरा कंपलसरी हो गया हेलमेट पहनना, कोई भी आपको बिना हेलमेट का मिलेगा नहीं। लेकिन वही अगर आप देहात में जाओगे, महाराष्ट्र के कई देहात है, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, जैसे वहां पर जाओगे तो आप बहुत सारे लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। उनको जागृति नहीं है इस बारे में कि भाई हेलमेट पहनना कितना जरूरी, नितांत आवश्यकता है। क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो हमारा जो सर होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका जो सर के अंदर में जो भार है वो ज्यादा होने की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो पहले जमीन पे टकराता है, और जमीन पे टकराएगा और अगर हेलमेट नहीं होगा तो उसका सर फट सकता है। और सर अगर फटेगा तो उसके अंदर में जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जो पूरे शरीर को नियंत्रित करते हैं, वो पूरा खत्म हो सकते हैं और आदमी का उसी स्पॉट पे डेथ हो सकती है। सीट बेल्ट बहुत जरूरी है कार चलाने वालों के लिए, चार पहिया वाहन चलाने वाले लोगों के लिए। उसको लेकर क्या नियम कायदे हैं और वो कितना जरूरी है, ये बताइएगा। सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है। आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा जी। न्यूटन्स लॉ में क्या होता है, व्हेन योर बॉडी इज इन मोशन ना, तो इट रिमेन्स इन मोशन अनलेस एंड अनटिल इट इज स्टॉप बाय सम ऑब्जेक्ट। तो अगर जब हेड ऑन कोलिजन होता है, जैसे आप मान के चलिए कि आप कार में बैठ के जा रहे हो, आप जा रहे हो बॉम्बे से पूना के लिए कार में बैठकर, तो सामने से एक वाहन आता है और आपको जोर से टकराता है। तो आपकी अगर गाड़ी की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और जिस समय सामने वाली गाड़ी की भी अगर वही स्पीड हो तो आपकी 70 और उसकी 70, तो 70 140 किलोमीटर का पूरा जो इंपैक्ट रहेगा वो आपके फोर्स लगेगा और वो गाड़ी उसी जगह पे स्टॉप हो जाएगी। तो स्टॉप होगी तो क्या होगा, न्यूटन्स लॉ के हिसाब से हमारी जो गाड़ी मोशन में थी तो वो तो गाड़ी मोशन से स्टॉप में आ गई, लेकिन हमारा जो शरीर है वो तो 70 किलोमीटर के स्पीड से ही जा रहा है ना, और टकराएगा, वो डैशबोर्ड पे टकराएगा, वो अपना विंड स्क्रीन पे टकराएगा, वो अपना जो सामने का स्क्रीन है उस पे टकराएगा और अपना सर फट सकता है। तो अगर आप सीट बेल्ट पहनते हो तो वो पूरा जकड़ के रखता है अपने शरीर को। जी। इसके लिए जुर्माना क्या तय किया गया है? सीट बेल्ट के लिए भी जुर्माना है, अभी 1000 रुपीज के आसपास उसका जुर्माना है और वो कम ज्यादा होते रहता है। ये जो जुर्माने का जो रहता है ना, ये गवर्नमेंट के ऊपर में डिपेंड करता है, और वो क्या होता है कि हर बार कुछ ना कुछ संशोधन निकलते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को अगर फर्स्ट टाइम अगर पकड़ा जाता है उसको जुर्माना 1 लगेगा, लेकिन वो उसको आदत बार बार रहती है तो उसमें फिर जुर्माने की राशि जो है वो बढ़ती रहती है। जी। डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, मुझे पता है कि आपको गाने का भी बहुत शौक है, तो बताइए कि कौन सा गाना आज यहाँ सुना जाए? मेरे ख्याल से एक गाना जो है, एक मुसाफिर एक हसीना का, मैं प्यार कर रही हूँ तेरी जुल्फ के साए में, कुछ देर ठहर जाऊं। तुम एक मुसाफिर हो, कब छोड़ के चल दोगे, ये सोच के घबराऊं। मैं प्यार कर रही हूँ। तेरे बिन जी लगे ना अकेले, हो सके तो मुझे साथ ले ले। नाज़नी तू नहीं जा सकेगी, छोड़ कर जिंदगी के झमेले। नाज़नी तू नहीं जा सकेगी, छोड़ कर जिंदगी के झमेले। जब भी
साथ रंगों की पूरी कहानी। मैं प्यार का राही हूँ, तेरी जुल्फ के साए में कुछ देर ठहर जाऊं। तुम एक मुसाफिर हो, सब छोड़ के चल दोगे, ये सोच के घबराऊं। मैं प्यार का राही हूँ। प्यार की बिजलियां मुस्कुराए, देखिए आप पर गिर न जाए। दिल कहे देखता ही रहूं मैं, सामने बैठ कर ये अदाएं हैं। दिल कहे देखता ही रहूं मैं, सामने बैठ कर ये अदाएं। आप ही की नजर की दीवानी। मैं प्यार का राही हूँ, तेरी जुल्फ के साए में कुछ देर ठहर जाऊं। तुम एक मुसाफिर हो, सब छोड़ के चल दोगे, ये सोच के घबराओ। डॉक्टर बेलसरे, बातें हो रही हैं सड़क पर किस तरह का अनुशासन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ जो लाइसेंस बनने की उम्र है, किस उम्र के लोग कौन सी गाड़ी चला सकते हैं? मिनिमम एज क्या है, ये बताइए। ऐसा है कि 18 साल की उम्र जो है वो एक सही उम्र है जिसमें लाइसेंस निकाल के गाड़ी चलाई जा सकती है। और जैसा आपको पता है कि आरटीओ डिपार्टमेंट जो होता है वो लाइसेंस देने के लिए, आरसी बुक देने के लिए, बड़ी बड़ी जो गाड़ी होती है ओवरलेट कंसाइनमेंट्स वगैरह, उसके ऊपर में कार्रवाई करने के लिए आरटीओ डिपार्टमेंट होता है जनरली। तो पहले लर्निंग लाइसेंस निकालना पड़ता है। लर्निंग लाइसेंस के लिए अगर आप ड्राइविंग स्कूल की तरफ से जाते हो तो आपको ज़्यादा सुविधा मिलती है और वो आपको पूरा अभ्यास पढ़ाकर आप आगे बढ़ सकते हो। तो उसमें ऐसा है कि जो लर्निंग लाइसेंस होता है उसके लिए नमूना 1 होता है, नमूना 2 फॉर्म रहता है लर्निंग लाइसेंस के लिए। तो उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका जन्म का दाखला होता है, बाद में आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये सारी चीज़ें लगाकर उसका एक लर्निंग लाइसेंस का एक टेस्ट होता है, उसमें पास करना पड़ता है। 20 मार्क्स में से कम 12 मार्क्स होने चाहिए मिनिमम पासिंग के लिए। तो वो होने के बाद में वो आरटीओ डिपार्टमेंट में जाने के बाद में आपको लर्निंग लाइसेंस मिल सकता है। बाद में 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है। उसके बाद में आपको अपॉइंटमेंट निकालना पड़ता है वापस से। ये आजकल की सारी प्रक्रियाएं जो है, लर्निंग लाइसेंस, बाद में परमानेंट लाइसेंस, सारी प्रक्रियाएं जो है ऑनलाइन हो चुकी है जी। तो ऑनलाइन में आपको फिर नमूना 4 जो फॉर्म रहता है वो भर के, उसके साथ में फिर लर्निंग लाइसेंस के जो फॉर्म्स आपने जो पहले भरे थे वो उसके साथ में पूरा सेट लगा के इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल के सामने जाना पड़ता है। और वो गवर्नमेंट ने जो शुल्क रखा है वो पूरा भर के आप वो एग्जाम दे सकते हैं और उसमें पास होने के बाद में आपको लाइसेंस आपके घर पे मिल जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि ये सारा ऑनलाइन हो चुका है, तो इसकी जो वेबसाइट है वो क्या है? उसकी वेबसाइट है sarthi.nic.in, www.sarthi.nic.in। जी, वहाँ सारी सुविधाएं हैं और देश भर के जो अलग अलग राज्यों के आरटीओ हैं वो उस वेबसाइट से कनेक्टेड हैं। हाँ, उससे कनेक्टेड है क्योंकि ये सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स और मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो पूरे देश के लिए सेम है। जी जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आजकल ये देखा जाता है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने पिताजी की या अपने परिवार के बड़ों की, दोस्तों की गाड़ी लेके अचानक चले आते हैं, उनकी उम्र 18 साल से कम है। ये कितना खतरनाक है और उस पर किस तरह रोक लगाई जाए? नहीं, ऐसा है ना कि एक्चुअली 18 साल की उम्र के नीचे के जो बच्चे होते हैं उनको गाड़ी देना ही नहीं चाहिए। और अगर बाय चांस अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्ट के हिसाब से जो माँ बाप है उनको भी दोषी ठहरा कि उनको भी जेल हो सकती है। तो अभी देखा जाए तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर में हमारा जो काम है आरटीओ डिपार्टमेंट का, तो रास्ता सुरक्षा के ऊपर ही हमको ये करता है। और हमारी तो इच्छा होती है कि हम हर समय चाहते हैं कि किसी का भी एक्सीडेंट ना हो। अभी आपने देखा होगा कि इस देश के अंदर में 5 लाख के आसपास एक्सीडेंट्स होते हैं हर साल। उसमें से तकरीबन 1.5 लाख एक्सीडेंट्स में लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। 3.5 लाख लोग जो होते हैं वो
पूरा अपना अपंग हो जाते हैं। और जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, जो घर का मेन व्यक्ति होता है, उसी को अगर अपंग हो जाता है तो उसको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई चांस नहीं होता है। घर के लोग पूरे निराधार हो सकते हैं। सड़क सुरक्षा के लिए मैं ऐसा इतना बोल सकता हूं कि प्रार्थना प्रभु से करो, मंगल सभी का हो। एक ही इच्छा है हृदय से आए कभी हादसों में। करनी है रक्षा अपने जान माल की, ना करो अनदेखी यातायात नियमों की। करने से नियंत्रण प्रदूषण होगा सुखकर जीवन। यानी प्रदूषण जो रहता है जैसे पीओसी, लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि गाड़ी के अंदर में कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैं आपको वो भी सवाल बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए। जी। लेकिन आपने जो सवाल किया है कि अगर कोई इंसान, अगर लड़का अगर कम उम्र का है और वो गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उसके ऊपर में क्या दंड या जुर्माना हो सकता है। तो उसमें ऐसा है कि 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की जुर्माना हो सकता है और साथ में उसको जेल भी हो सकती है। और घर के लोग जिसकी वजह से वो आया वहां पर, तो उनको भी जेल हो सकती है। और ये आम आदमियों के लिए भी बहुत खतरनाक है, किसी की भी जान जा सकती है क्योंकि एक नादान बच्चा गाड़ी लेकर सड़क पर आ ऐसा है कि हाँ, वो बच्चे का दिमाग जो होता है ना, शासन ने क्यों ठहराया 18 साल का उम्र, क्योंकि उनको पता है कि 18 साल के बाद में हमारा जो ब्रेन है वो मैच्योर्ड हो जाता है। 18 साल के पहले इट इज इमैच्योर्ड ब्रेन। तो उसको डिसीजन लेने, क्योंकि क्या होता है जब गाड़ी चलाते हैं ना तो हर समय डिसीजन लेना पड़ता है, लेफ्ट से लो या राइट से लो, गाड़ी का स्पीड कम करो ज्यादा करो। क्योंकि गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, वो जैसे आप देखो ना, फॉरेन कंट्री में देखिए तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और अगर ड्राइविंग जो करता है वो अष्टपहलु व्यक्तिमत्व में बोल सकता हूं उसको, क्योंकि वो एक ही समय में 8 चीजें, गाड़ी की 8 चीजें खुद की भी कंट्रोल करता है। ऐसे 8 और 8 16 चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, अगर गाड़ी के बारे में हम देखते हैं तो ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, 3 चीजें हो गई। गियर 4 बराबर है, बाद में विंडो मिरर 5, बीच का मिरर 6, ठीक है ना। और साथ में आपका जो शरीर है, शरीर भी, आंखें एकदम अच्छी होनी चाहिए, 6x6 का विजन होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपके हाथ पैर सब एक ही समय, 2 हाथ 2 पैर 4 हो गए, आंखें हो गई 6। उसके बाद में आपका जो नाक है वो भी तो सूंघते रहता है कि कहीं पेट्रोल की बू तो नहीं आ रही, कहीं डीजल की बू तो नहीं आ रही, कहीं से कुछ लीकेज तो नहीं है। तो वो भी उसको पूरा कंट्रोल करना पड़ता है। और साथ में ब्रेन, कि हमारा जो दिमाग है, डिसीजन लेना पड़ता है हर समय। सामने वाली गाड़ी अगर 70 की स्पीड पर जाए तो मैं उसको ओवरटेक करूं 80 की स्पीड में या फिर नहीं करूं। सोचने का समय भी अपने को दिमाग से होता है। और एक्सीडेंट कम होने के लिए हम बहुत सारी कोशिश करते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन 80% जो मिस्टेक्स होती है वो ड्राइवर की होती है। 20% रोड कंडीशन ठीक नहीं है उसकी वजह से होता है। लेकिन उसमें ड्राइवर की मिस्टेक ज्यादा से ज्यादा होती है। अभी हमने स्टैटिस्टिक्स देखा है तो इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स जो है वो यूपी में होते हैं, 20% के आसपास। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो स्टेट आता है वो है अपना तमिलनाडु, थर्ड नंबर पे आ रहा है महाराष्ट्र, फिर 4th नंबर पे MP। तो अपना स्टैटिस्टिक्स कम ज्यादा होते रहता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, जहां पर ज्यादा एक्सीडेंट हो रही, इसका मतलब वहां पर लाइसेंस देने की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो रही, या फिर उनको पता नहीं है कि रास्ते के नियम क्या होते हैं करके। बहुत सारी बार क्या होता है कि जब लाइसेंस लेते हैं तो कॉशनरी साइंस होते हैं, उसके बाद में मैंडेटरी साइंस होते हैं, बाद में इंफॉर्मेशन वाले साइंस होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जैसे अभी गोल प्रकार के जो साइंस होते हैं वो होते हैं कंपलसरी साइंस, यानी मैंडेटरी साइंस होते हैं, आदेशात्मक साइन होते हैं, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते कि भाई आप स्टॉप कहां पर लेना चाहिए और नो वे का साइन कैसा है, बाद में वहां पर अगर पाथ चादरी के लिए जाने का वो रास्ता कैसा है, फिर नो पार्किंग का सिग्नल कैसा है, नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग का सिग्नल कैसा है। ये सारे के सारे जो होते हैं इंडिकेशन वो सब गोल में रहते हैं। और दूसरे प्रकार के जो लाइसेंस होते हैं वो कॉशनरी साइंस होते हैं, जो त्रिकोण में होते हैं। जी। वो त्रिकोण के अंदर में लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, या फिर जिगजैग वे है, या फिर सामने वाई वे है, या फिर कोई सामने से कुछ स्कूल का कुछ ये जा रहा है, या सामने कोई स्टीफ है, या ऐसी सारी चीजें होती है। कोई रेलवे क्रॉसिंग हो, हर समय त्रिकोण में रहेगा, आपको देखने को मिलेगा। जी। और बहुत सारे साइंस ऐसे होते हैं कि जैसे कि उसको बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन साइंस, जैसे सामने हॉस्पिटल है या पेट्रोल पंप है, या फिर आपका कोई अपना कैंटीन है, होटल है, ये सारे के सारे साइंस जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन साइंस आते हैं। तो इन साइंस के बारे में जब लाइसेंस लेते हैं तो सबको याद रखना या उसको देखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लाइसेंस की अच्छे से अगर ये देखते हो और अच्छे से अगर पालन करते हो तो एक्सीडेंट्स बहुत कम हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। PUC एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और अमूमन लोग इसके बारे में बहुत लापरवाही करते हैं। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल कहते हैं उसको जी। और पोल्यूशन अंडर कंट्रोल में जो गैसेस होते हैं एमिशन, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे जो गैस एमिशंस होते हैं ना, वो अगर ज्यादा प्रमाण में अगर निकलते हैं
और गाड़ी में से, और वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा सांस में अगर जाएंगे तो हमको कैंसर हो सकता है, हमको लंग्स का कैंसर हो सकता है, या फिर उसको कह सकते हैं कि निमोनिया हो सकता है, और बहुत कुछ बीमारियां हो सकती है। तो नहीं होना चाहिए करके उसका एक जो मानक ठहरा हुआ है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का, वो होना जरूरी है। अगर नहीं होता है तो फिर इसके ऊपर में 2000 से 3000 रुपए दंड के भी लिए जा सकते हैं। वो बढ़ते जा रहा है, अभी वो 5000 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हर शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं जहां बत्ती जो है वो लाल होती है, नारंगी होती है और हरी होती है। जाहिर है कि कब रुकना है, कब चलना है, ये लोगों को ड्राइविंग के दौरान सिखाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ने की घटनाएं बहुत आम हैं। ये कितना खतरनाक है और इस पर भी दंड का प्रावधान है? हाँ, इस पे भी दंड का प्रावधान है। मैंने अभी देखा है कि जब मैं नागपुर में था आरटीओ जी, तो मैंने खुद देखा है कि जो मोटरसाइकिल वाले जो बच्चे हैं या कुछ हो, जो कम उम्र के लोग हैं, या उनमें एक ऐसा रहता है कि मैं कितने जल्दी पहुंचूं, गंतव्य पे जाने के लिए उनको बहुत जल्दी होती है। तो कई बार क्या होता है कि हर ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर में पुलिस से हवलदार खड़ा रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो लोग क्या कहते हैं, दाहिने बायने देखते हैं और अगर नहीं है कोई तो गाड़ी रेड सिग्नल में से लेके चलाते हैं। लेकिन वो इतना खतरनाक है कि अगर सामने से अगर हरा सिग्नल मिल चुका है और उसमें से अगर स्ट्रेट अगर जोर से गाड़ी आ रही है और अगर इसने बीच में गाड़ी डाल दी तो हेड ऑन कोलिजन लेके वो आदमी मर सकता है जी। उसको बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है। लेकिन इस बारे में लोगों को ज्यादा अवेयरनेस ही नहीं है। बहुत तो ऐसे लोग होते हैं, हमने पकड़ा है कि उनके पास लाइसेंस भी नहीं होते हैं। वो जो ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे होते हैं ना, जो 14-15 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत इंटरेस्ट रहता है कि मैं गाड़ी चलाऊं। और वो क्या होता है कि बिना लाइसेंस के, बिना डैडी का गाड़ी उठा के 12-14 साल के लड़के भी गाड़ी उठाए, उनको पता भी नहीं रहता पेरेंट्स को कि मेरा लड़का अभी गाड़ी लेके बाहर गया करके। ये बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और आपको यकीन नहीं आएगा कि ऐसे हादसे हो रहे हैं, ऐसे बच्चे मर रहे हैं जिनकी जिंदगी अभी आबाद होने वाली है, वो एक्सीडेंट की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी हमको, अभी हम तो कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से, लेकिन क्या होता है कि कानून का खौफ लोगों में उतना बचा नहीं है, इस वजह से ये सारी चीजें होती है। वही लोग अगर फॉरेन में जाएंगे ना तो वहां पर एकदम डिसिप्लिन से रहेंगे। अभी यूरोप में भी मैं जा चुका हूं, मैं ग्रेट ब्रिटेन में गया, वहां पर डिसिप्लिन देखा, और इंडिया का डिसिप्लिन देखा। जहां पर ज्यादा शिक्षण होता है ना, जहां शिक्षा ज्यादा है वहां पर लोग डिसिप्लिन होते हैं, जहां शिक्षा की कमी है वहां पर इनडिसिप्लिन लोग ज्यादा पाए जाते हैं। जी, ऐसा मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, बताइए कौन सा गाना आपकी पसंद का होगा? अब देखिए, अभी गाने तो बहुत अच्छे मुझे लगते हैं, लेकिन किस्मत फिल्म का एक गाना। जी। लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आंखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आंखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। देखा हर दिल में समा कर देखा, हर साज पे गा कर देखा। महफिल महफिल जा देखा, हर दिल में समा कर देखा, हर साज पे गा कर देखा। दिल को कहीं चैन न मिला, और दिल को कहीं चैन न मिला, मैं तो दुनिया में प्यारे अकेला ही रहा। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आंखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता।
लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। डॉक्टर साहब, ये गाना हमने सुना और बहुत ही जरूरी बातें हो रही हैं, सड़क सुरक्षा और सड़क पर किस तरह से हमें अपनी गाड़ियों के साथ बर्ताव करना चाहिए। ड्रिंक एंड ड्राइव एक बहुत बड़ी समस्या है जो देशव्यापी समस्या है। आमतौर पर हम देखते हैं कि चेकिंग लगाई जाती है और पुलिस वाले आपकी सांस की चेकिंग करते हैं कि सामने वाला ड्रिंक और ड्राइव तो नहीं कर रहा है, पर ये कितना खतरनाक हो सकता है और इसको लेकर जो दंड है उसके बारे में बताएं। ऐसा है कि पहले मोटर व्हीकल एक्ट की सेक्शन 185 में इसका प्रावधान था, उसमें पहले 2000 रुपये दंड था जी, लेकिन लोगों में ज्यादा जागृति नहीं हो रही थी, इसलिए सरकार ने उसका दंड बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिया। अगर ड्रंक एंड ड्राइव में कोई इंसान मिलता है तो उसको 10,000 रुपये का दंड भरना पड़ेगा, उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा जी। दूसरी बार मिलता है तो उसको पहले समय में 1 महीने के लिए, बाद में दूसरे समय में 3 महीने के लिए और तीसरे समय में लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। तो क्या होता है कि जो ब्रीथ एनालाइजर होता है उसमें क्या होता है, हमारा जो शरीर के अंदर में अल्कोहल का जो कैपेसिटी होता है, जो शासन ने दिया 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, इट इज अ सस्टेन डोज। उसके ऊपर अगर बढ़ता है अगर अल्कोहल का परसेंटेज तो वो इंसान को उसका जो दंड देने की प्रक्रिया जो है, दंड तो एक जैसा ही रहता है लेकिन उसको जेल में जाने की प्रक्रिया है वो बढ़ती रहती है जी। जैसे और अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल लिया तो उसके मोटर मूवमेंट्स पर असर पड़ता है, वो उसके हाथ पर उसके नियंत्रण में नहीं रहते। बिल्कुल ऐसा है कि आप बहुत सही फरमा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई इंसान शराब पीता है तो हमारे जो सेंसेस है ना वो थोड़े लेट हो जाते हैं और हमें ड्राइवर की सीट पे जब बैठते हैं ना तो उस समय वो ड्राइवर टेंशन लेस होना चाहिए, उसके दिमाग में कोई बातें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो घर का कोई टेंशन लेके गाड़ी पे बैठा तो वो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। हम ये कोशिश करते हैं। अगर कोई आदमी ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़ा जाता है, उसने अगर ब्रीथ एनालाइजर में हमको रीडिंग आ रहा है 300 का, 300 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड या 400 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, तो उसमें क्या होता है कि उसके जो सेंसेस है वो डिसेप्टिव हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आप 50 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो और अगर सामने से कोई अगर जानवर आता है या फिर कोई इंसान आता है तो हम क्या करते हैं, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो मोटर एफरेंट और इफरेंट नर्व से हमको कंट्रोल किया है। तो हमारा जो राइट लेग है, हम क्या करते हैं, तुरंत ब्रेक मार लेते हैं जी। तो तुरंत ब्रेक मारने को वो रिफ्लेक्स एक्शन 1 सेकंड के अंदर में होता है जी, क्योंकि गाड़ी की स्पीड, उतना स्पीड में हमको पता है कि अगर हमने इतने समय में नहीं मारा, सामने वाले आदमी को कोलिजन होकर वो आदमी मर सकता है या इंजर्ड हो सकता है। लेकिन होता यह है कि 70 किलोमीटर की स्पीड पे अगर ड्रंक एंड ड्राइव वाला आदमी अगर गाड़ी चला रहा है तो उसको अगर पैर लेके जाने में 2 सेकंड की देरी हो गई तो 1 सेकंड के अंदर में गाड़ी जो स्पीड कवर करेगी तो उसके अंदर में एक्सीडेंट होकर आदमी इंजर्ड हो सकता है या उसको एक्सीडेंट में मर भी सकता है। इसीलिए ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं। लेकिन बहुत लोगों को समझ भी नहीं आता ये बात, क्योंकि साइंटिफिक किसी को समझाने के लिए आज तक की कोई यंत्रणा बनी नहीं है जी। ये आपने अच्छा माध्यम किया कि आकाशवाणी पे मुझे बुलाया है, मैं जो प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं उसकी वजह से अगर किसी के एक्सीडेंट रुक जाते हैं इंडिया के अंदर में या भारत में, अगर इतने सारे एक्सीडेंट अगर कमी होती है तो आज का पॉडकास्ट जो है वो बहुत अच्छा सफल होगा, ऐसा मैं समझता हूं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बात बताइए कि अभी भारत सरकार ने एक नियम लागू किया है कि गाड़ियां 15 बरस तक ही सड़क पर हो सकती हैं, उसके बाद उन्हें वापस रजिस्टर कराना पड़ता है। ये क्या नियम है और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को ठीक से पता नहीं है। ऐसा है कि गाड़ी जब रजिस्टर्ड होती है तो उसकी लाइफ जो होती है 15 साल की होती है जी। उसमें जो कैटेगरीज होते हैं, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो होती है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ये जो 15 साल का जो बोल रहे हैं आप वो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की है, यानी जिसको खाजगी वाहन जो हम चलाते हैं खुद, बराबर है। तो उस वाहन के लिए वो होता है नियम, जैसे सफेद जो बैकग्राउंड के ऊपर में काले रंग के अक्षर से लिखा होता है ना, जो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं उसके लिए। तो 15 साल के अंदर में अगर बहुत सारे ऐसे होते हैं, डीजल की गाड़ी होती है या फिर पेट्रोल की गाड़ी होती है, उसके लिए समान नियम है वैसे। और 15 साल के बाद में अगर वो गाड़ी की मशीन कंडीशन अच्छी है, वो गाड़ी की अगर चलने की क्षमता, जैसे हेडलाइट्स है या फिर बाकी के जो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच सब अगर अच्छे तरीके से चल रहे हैं, तो हमारे जो इंस्पेक्टर होते हैं मोटर व्हीकल के, वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो गाड़ी को देखते हैं कि भाई इसकी कंडीशन ठीक है और उसको पास करते हैं। इनकेस अगर वो गाड़ी कंडीशन में तो उसको फेल कर देते, बोलते हैं आप आपका ये नहीं होगा, तो उसको फिर स्क्रैप करना पड़ता है।
और अच्छी अगर रहती है गाड़ी की कंडीशन, और अगर आगे तो 5 साल के लिए उसको री रजिस्ट्रेशन करते हैं उसको, और री रजिस्ट्रेशन करके अगले 5 साल के लिए आप चला सकते तो ये री रजिस्ट्रेशन कितनी बार हो सकता है? हैं। वो तो डिपेंड करता है गाड़ी की आप कंडीशन कैसी है उस पर रह सकता है। अगर ऐसा रहता तो बहुत सारी जो गाड़ी जो रहती है ना विंटेज, तो वो तो रजिस्ट्रेशन होती नहीं थी फिर। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि वो तो विंटेज चलती तो है। 50-50 साल की भी होती है। कंडीशन कैसी है गाड़ी की उसको मेंटेन करना चाहिए, वो बहुत अच्छे से उसकी कंडीशन, मशीन की कंडीशन कैसी है, ये सारी की सारी चीजें उसमें आती है और वो देखना बहुत जरूरी होता है। एक बहुत दिलचस्प बात आपने कही कि जो सफेद बैकग्राउंड पर ब्लैक नंबर प्लेट, यानी ये प्राइवेट व्हीकल है, नंबर प्लेट को लेकर जो कैटेगरीज हैं वो प्लीज बताइए हमको। कई बार हम देखते हैं कि येलो नंबर प्लेट होती है, एक ब्लैक नंबर प्लेट भी होती है, वो क्या होती है? जनरली हमारे जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो मिलती है तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल होती है। जी जी बराबर है। तो जैसे आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि सफेद जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर में अगर काले रंग के अक्षर से जो होता है वो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है, बराबर है। लेकिन अगर येलो कलर के बैकग्राउंड के ऊपर में अगर ब्लैक कलर का लिखा रहता तो दैट इज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। जैसे आपने देखा होगा टैक्सी वगैरह, ऑटो रिक्शा, उसके ऊपर में वो येलो कलर का होता है। और आजकल जैसे अभी ये आ रहे हैं कि ग्रीन व्हीकल्स, यानी कि वो विदाउट पेट्रोल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होती है, विदाउट डीजल वाली, तो वो ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट कलर के जो होते हैं, तो दैट इज अभी फिलहाल वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोलते हैं। और फौजियों की गाड़ियों के लिए ब्लैक नंबर प्लेट होती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो उनका अलग से रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है जी। फौजियों की गाड़ी का, आरटीओ की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बहुत डिफरेंट होता है। जैसे अभी हमारा महाराष्ट्र का जो रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे अभी हम MH बोलेंगे, MH01, ठीक है, और जो सीरीज में चल रही गाड़ी, अगर कौन सी सीरीज की गाड़ी, ए सीरीज की है, एक सीरीज के अंदर में 9,999 नंबर होते हैं। जी जी। तो वो नंबर्स वहां पर वो सीरीज के अंदर में आएंगे। ए से ABCD, बाद में AB AC, और पूरा कॉम्बिनेशन होता है, इस प्रकार से चलता रहता है। जैसे आप MP में जाओ तो MP में MP नंबर होता है, नागालैंड में NL नंबर होता है। एक भारत रजिस्ट्रेशन के बारे में काफी कुछ कहा गया है, वो क्या है? और भारत रजिस्ट्रेशन ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, जैसे अभी ऑल इंडिया बेसिस पे पहले बहुत सारी मुश्किल हो रही थी कि अगर आपका महाराष्ट्र में अगर रजिस्ट्रेशन है और अगर वो आदमी की अगर ट्रांसफर हो जाती है दिल्ली में, तो फिर वहां पर उनको दिल्ली का नंबर लेना पड़ेगा जाके। तो ये सब नहीं होना चाहिए करके जो फौजी लोग होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, उनके लिए ये बहुत अच्छा भारत रजिस्ट्रेशन का है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग जो ट्रांसफरेबल होते हैं ऑल इंडिया बेसिस पे, तो उनको BS सीरीज की गाड़ी का नंबर लगाने से वो पूरे इंडिया में कहीं पर भी घूम सकते हैं। मान लीजिए किसी की MH गाड़ी है जी, या MP गाड़ी है या DL गाड़ी है, वो किसी दूसरे प्रदेश में जाता है तो उसको क्या करना होगा? एक्चुअली कैसा होता है कि मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से कोई भी गाड़ी को 1 साल के लिए प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि हम जो होता है जिस जगह पे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है वहां से इंश्योरेंस निकालते हैं, वहां से POC निकालते हैं। लेकिन बहुत सारे जो प्रावधान है, अगर 1 साल के ऊपर वहां पर रखना है गाड़ी, जैसे अभी आपकी महाराष्ट्र पासिंग की गाड़ी आपको मध्य प्रदेश में ले जाना है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या देखेगी कि 1 साल के लिए आपको हम अलाउड करते हैं। मध्य प्रदेश मोटर व्हीकल रूल्स ये प्रिवेल करते हैं वहां पर, तो वो बोलेंगे 1 साल के लिए हम देते हो। अगर 1 साल के ऊपर अगर बढ़ जाता है उसका समय, तो फिर उसको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वहां से NOC लेके जाना पड़ेगा, री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद में MP में वो कैंसलेशन के लिए वहां पर रिफंड के लिए जाना पड़ेगा महाराष्ट्र में। बहुत झमेले वाला काम है, उसको RMA केस बोलते हैं। जी। तो मान लीजिए कि भारत नंबर प्लेट है तो ये समस्या नहीं आती? नहीं, भारत नंबर प्लेट में कोई समस्या का सवाल ही नहीं उठता, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक कहीं पर भी जा सकता है। अच्छा, इंश्योरेंस गाड़ियों का बहुत जरूरी है और इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि इंश्योरेंस कई बार क्या होता है कि जो गाड़ियों की कंपनियां हैं, खासतौर पर 4 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स की कंपनियां हैं, तो डीलर अपने तरीके से इंश्योरेंस कराना चाहता है, तमाम वेबसाइट से फोन आने लग जाते हैं कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस ड्यू है। तो ये इंश्योरेंस में भी फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी, ये सारी बारीकियां हमें समझाइए। ऐसा होता है, इंश्योरेंस के अंदर में कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में भी 2 प्रकार आते हैं, हेड टू टेल वाला भी एक इंश्योरेंस होता है। जैसा जैसा आप ज्यादा से ज्यादा उसका वो शुल्क जो होता है वो बढ़ते जाता है। उसका इंश्योरेंस क्यों होता है, 1 साल के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है कोई भी व्हीकल का,
तो अगर बाय चांस कोई एक्सीडेंट होता है तो आपने किस प्रकार का इंश्योरेंस लिया उसके लिए वो आपको क्लेम सेटल होगा या अनसेटल होगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि केवल पुलिस से बचने के लिए, आरटीओ से बचने के लिए इंश्योरेंस निकालते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस निकालते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का शुल्क थोड़ा कम होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का जो शुल्क होता है थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन उसके अंदर में दोनों भी पार्टी का एक्सीडेंट का वो कवर होता है। लेकिन थर्ड पार्टी में उतना ये रहता नहीं। कभी सामने वाले पार्टी को अगर हालत खराब हो जाती है, उसको कुछ इंजर्ड हो जाता है तो उसके लिए देंगे, तो इसको नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस निकालना सबसे अच्छा है, लेकिन थोड़ा पैसा ज्यादा भरना पड़ता है। लेकिन आजकल क्या वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के बराबर ही आ रहा है जी। हाँ, तो इंश्योरेंस निकालना तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर बाय चांस विदाउट इंश्योरेंस आप गाड़ी चला रहे हो और अगर बाय चांस कोई हादसा हो जाता है तो फिर उसको क्लेम सेटल करने में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्लेम मिलता नहीं है। जी, मुझे ये बताइए कि शहरी इलाकों में तो फिर भी लोगों को जागरूकता है, क्या ग्रामीण इलाकों में इंश्योरेंस को लेकर इतनी जागरूकता है? लोग बिना इंश्योरेंस की गाड़ियां तो नहीं चलाते? कैसा है, कहीं पर भी हो भारत में, कोई भी देहात हो, कोई भी घर हो, जिस समय आपने गाड़ी खरीदी है उसको इंश्योरेंस लागू हो गया जी, उसको पीयूसी लागू हो गया। अभी देखिए, आपको ये एक इंपॉर्टेंट बात ये बताता हूँ कि कोई भी व्हीकल चलाते हो ना तो उसके अंदर में 4 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी आरसी बोले तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो गाड़ी की आत्मा होती है वो होना जरूरी होता है। सेकंड आपका पीयूसी सर्टिफिकेट होता है जो 6 महीने में आपको उसका वैलिडिटी होता है। और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो होता है 1 साल के लिए होता है। और चौथा होता है आपका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। ये चीजें तो रखना ही पड़ता है बिल्कुल, हर तरह की गाड़ी में, हर तरह की गाड़ी में रखना पड़ता है। केवल ट्रांसपोर्ट गाड़ी में 2 चीजें और बढ़ जाती है जी, उसका परमिट बढ़ता है और फिटनेस सर्टिफिकेट बढ़ता है। ये 4 चीजें तो उसमें भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में भी रहता है, यानी जो ऑटो रिक्शा टैक्सी उसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल बोलते हैं। तो उसके साथ में 2 चीजें और ज्यादा जोड़ना पड़ेगा आपको। आजकल ये फिजिकली रखना जरूरी है या किसी ऐप के जरिए? नहीं, फिजिकल भी रख सकते हैं और डिजी लॉकर भी रख सकते हैं आप, उसमें भी पूरा में रहता है, तो उसको गवर्नमेंट की मान्यता मिल और एक एम परिवहन ऐप, एम परिवहन ऐप में भी है वो सुविधा है, तो उसमें भी रख सकते हैं। एम परिवहन ऐप कितना प्रभावी है? वो तो बना ही उसके लिए कि जो अपने डॉक्यूमेंट्स है उसकी रजिस्ट्रेशन, ये वो सब पूरी जानकारी उसमें होती है। और उसमें फायदा ऐसा होता है कि अगर कोई एक्सपायर्ड हो रहा है कुछ, तो हमारा ध्यान भी रहता है ना उसमें। बहुत बार ऐसा होता है कि फिजिकल कॉपीज देखने में हमको कभी कभी पता नहीं होता है, लेकिन आजकल क्या होता है, ऑनलाइन पद्धत होने से क्या हो, इंश्योरेंस वाले आपको 1 महीना पहले से फोन करना शुरू करते हैं। जी, आपका इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो रहा है, कब करा रहे हो। तो इस प्रकार से चलता है सब कुछ। जी, यहाँ एक गाने की गुंजाइश है, तो बताइए कौन सा गाना होगा? तुमसा नहीं देखा पिक्चर का गाना है। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुमसा नहीं देखा, हो तुमसा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फ है या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जाने किस किस की आएगी कज़ा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा। भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। तुम भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। रास्ते खामोश हैं, धड़कने मदहोश हैं, पिए बिन आज हमें चढ़ा है नशा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। तुम न अगर बोलोगे सनम, तुम न अगर बोलोगे सनम, मर तो नहीं जाएंगे हम। क्या परी या हूर हो, इतने क्यों मगरूर हो, मान के तो देखो कभी किसी का कहा। यूं तो
हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। और डॉक्टर बिल सर, बातें चल रही हैं सड़क सुरक्षा को लेकर, और हमने कहां से शुरू किया था सीट बेल्ट और हेलमेट से, और हम गाड़ी को लेकर जो तमाम तरह के नियम कानून हैं उनकी बातें कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी बेचता है जी, या किसी और व्यक्ति से सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदता है, तो उसे किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए और किन दस्तावेजों पर ध्यान देना चाहिए? ऐसा है कि जब गाड़ी इंसान खरीदता है तो उसको सबसे पहले तो उसकी आरसी बुक देखना चाहिए। वो गाड़ी कितने लोगों में ट्रांसफर हो चुकी है, 100 है या 300 है। वो आरसी बुक में कैसा है, रजिस्ट्रेशन से वो पता चलेगा आपको कि ये तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ था, बाद में वो कितने लोगों को ट्रांसफर हुई है, उसको नंबर लिखा रहता है नीचे, 2, 3, 4। ज्यादा ट्रांसफर हो गया इसका मतलब गाड़ी में प्रॉब्लम है। जी जी जी। तो सोचना चाहिए कि भाई ये गाड़ी में इतने लोग अगर ट्रांसफर करें तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। हो सकती है गाड़ी चोरी की हो सकता है गाड़ी में कुछ तो भी प्रॉब्लम हो, एक्सीडेंट हुआ हो, तो ये सब चीजें देखना जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या ये इतना बारीकियों से ध्यान नहीं देते हैं, तो ध्यान देना जरूरी है। साथ में ऐसा है कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है, वो अच्छे एक मैकेनिक को दिखाना चाहिए कि भाई तू देख गाड़ी के अंदर में सारे सिस्टम ठीक से चल रहे हैं, ब्रेक सिस्टम कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, उसका फ्यूल एमिशन सिस्टम कैसा है, एग्जॉस्ट सिस्टम कैसा है। मैं तो बोलता हूँ कि इंसान का जैसा शरीर होता है वैसे गाड़ी एक होती है। हमारे शरीर में जैसे ब्रेन होता है जहाँ से नर्वस सिस्टम शुरू होता है, वैसे गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जी। हमारा जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे गाड़ी का एग्जॉस्ट सिस्टम भी होता है। ये सारी चीजें हैं उसमें, तो हम जैसे अपने शरीर का ज्यादा ध्यान रखते हैं। अगर कुछ हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, तो झट से डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे अगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो झट से मैकेनिक के पास जाना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए कि भाई ये उसमें क्या प्रॉब्लम है। सेकेंड हैंड गाड़ी में भी ये ध्यान रखना जरूरी है कि एक्सपर्ट से उसकी जांच करवा ली जाए। बिल्कुल, एक्सपर्ट से जांच करवा के ही गाड़ी लेना चाहिए जी, ताकि आपको आगे जाके कोई असुविधा ना हो, कोई तकलीफ ना हो आपको, इसलिए दिखाना बहुत जरूरी होता है जी। क्या कई बार लोग सेकेंड हैंड गाड़ियों के चक्कर में चोरी की गाड़ियां बेच देते हैं? वो कितना खतरनाक हो सकता है? चोरी की गाड़ियां तो बेचते हैं बहुत सारे लोग, ऐसे हमारे पास में बहुत सारे आए भी है। लेकिन उसमें कैसा होता है कि आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया है जी, तो कोई भी गाड़ी का चेसी नंबर या फिर उसका इंजन नंबर जो होता है वो यूनिक होता है। हाँ। तो चेसी नंबर और इंजन नंबर से आरटीओ के अधिकारी जो है वो इतने माहिर होते हैं, वो देख के बता देंगे कि कौन से साल में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसका नंबर कौन सा था, कहाँ कौन सी जगह से उसका खरीदा गया है, पूरा चेसिस नंबर पे पूरा पता चलता है। मतलब वो जो बहुत सारा कई डिजिट का नंबर कम से कम 10 डिजिट में सारी की सारी चीजें देती है। लोग आम आदमी को नहीं पता चलेगा उसके बारे में, लेकिन आरटीओ के अधिकारी फट से उसको पता चल जाएगा ये कहाँ की गाड़ी है। वो अगर किसी आदमी ने अगर चोरी की गाड़ी लेके अगर उसके ऊपर में अगर महाराष्ट्र का नंबर लगा के अगर चला रहा है और अगर पता चल जाता है और उन्होंने चेसी नंबर देखा तो उससे पता चल जाएगा ये गाड़ी तो पंजाब की है, यहाँ कैसी आ रही, अच्छा, वो तो वहां से निकली थी। ये सारी की सारी चीजें आरटीओ ऑफिसर को पता होती है। लेकिन दुर्दैव ऐसा है कि हमारे ऑफिसर्स जो बहुत कम है संख्या में और गाड़ियों की संख्या बहुत अधिक है जी। लेकिन कभी कुछ एक्सीडेंट होता है तभी हमको पुलिस स्टेशन में जहां पर गाड़ी बुलाई गई वहां पर आरटीओ इंस्पेक्टर देख के पूरा बताता है कि भाई इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, उसी में माहिर होते हैं वो लोग सारे जी। डॉक्टर बिल सर, एक और चीज है और वो है लाइसेंस की वैलिडिटी नियत होती है और उसके बाद उसको रिन्यू कराना पड़ता है जी। इस बारे में बताइए। ऐसा होता है कि लाइसेंस जो होता है जब इशू होता है तो उसको कम से कम 20 साल के लिए पहले या फिर उम्र के 50 साल जो पहले होगा उसमें वो एक्सपायर्ड होता है लाइसेंस। जैसे हमारा लाइसेंस में जो प्रकार होते हैं ना उसमें मोटरसाइकिल विद गियर और LMV/NT ये जनरली 99% लोगों के पास ये लाइसेंस होता है, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस को छोड़ के। तो इसके अंदर में LMV/NT प्लस मोटरसाइकिल विद गियर ये इसका वैलिडिटी भी एक जैसा हो, लेकिन ये जो है अगर 50 साल हमारी उम्र हो जाती है उसके बाद में उसको 5 साल के लिए देखा जाता है। लेकिन उसमें पहले 1A फॉर्म भर के आपको डॉक्टर के पास जाके आपकी पूरी फिजिकल कंडीशन देखते हैं डॉक्टर, आपके कान, नाक, आँख पूरा काम कर रहे हैं या फिर आपको कोई अपंगत्व तो नहीं है, सारी की सारी चीजें देखी जाती है। और अगर आप फिट होते हो, वो फिटनेस सर्टिफिकेट अगर आपको मिलता है अच्छे से तो उसके बाद में आपको 5 साल के लिए लाइसेंस रिन्यू हो सकता है आगे। अच्छा, हाँ, इसकी कोई मैक्सिमम सीमाएं है ही नहीं कि आप ये साल में आपको लाइसेंस नहीं रख सकते। जितने साल आप फिटनेस आपका बरकरार रहेगा उतने समय तक के आप गाड़ी चला सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की RC या उसका लाइसेंस गुम जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? अगर RC उसकी गुम जाती है तो आरटीओ में 26 नंबर का फॉर्म, पुलिस स्टेशन का एक रिपोर्ट, जहां पर आपका RC बुक गुम हो गया वहां जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां पर जाके एक अर्जी देनी पड़ती है
और कि मेरा ये क्रमांक का जो मोटर व्हीकल है उसका आरसी बुक गुम गया है, तो वो रिपोर्ट लेते हैं, उसके ऊपर में स्टैंप लेके वो रिपोर्ट लेके आरटीओ में जाना पड़ता है, 26 नंबर का फॉर्म भरना पड़ता है। 26 नंबर के फॉर्म के साथ में वो आरसी बुक का जो पुलिस रिपोर्ट है वो लगाना पड़ता है। साथ में अगर गाड़ी है आपकी तो गाड़ी के साथ में जो चेसिस नंबर रहता है, वो चेसिस सफेद रंग का कागज रहता है, पेंसिल से उसको एम्बॉस करके उसको कट करके वो 26 नंबर के फॉर्म पे लगाना पड़ता है। साथ में गवर्नमेंट का जो शुल्क होता है वो शुल्क भरना पड़ता है। और आपका जो एड्रेस प्रूफ है, जैसे आधार कार्ड है आपका, फिर साथ में पैन कार्ड भी आजकल कंपलसरी हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कि आप वहीं पे रहते हो, ये सब डॉक्यूमेंट्स लगा के आरटीओ में जमा करना पड़ता है जी। उसके बाद में फिर उसको प्रोसेस करके एक 8-15 दिन में वो लाइसेंस आपके घर पे आ जाएगा। अगर किसी की आरसी बुक गुम गई है तो क्या वो अपनी गाड़ी सड़क पर निकाल सकता है? वैसे तो क्या होता है कि आरटीओ डिपार्टमेंट में आपने अगर प्रक्रिया कर ली है और आपके पास में पूरा डॉक्यूमेंट्स है तो उसके हिसाब से आप आगे चल सकते हो कि भाई हमने ऑलरेडी प्रक्रिया कर ली है। दूसरा, एक डिजिटल रूप किसी न किसी एप्लीकेशन पर मौजूद रहता है अमूमन लोगों के पास। हाँ, वो भी रहता है ना, डिजिटल रूप के हिसाब से भी चल सकते हैं आगे जाके। जी डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाना सुनते हैं। चलते समय लोग इधर उधर ध्यान रहते हैं और उनका एक्सीडेंट होता है, इसलिए बोलते हैं देख इधर यार ध्यान किधर है, अरे देख इधर यार ध्यान किधर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। समझता काम नहीं ये है तेरे बस का, कुकड़ू कुकू क्यों नहीं जानी तू ये समझता काम नहीं ये है तेरे बस का। होश में आ जा ध्यान किधर है, अरे होश में आ जा ध्यान किधर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। तरफ जो उठा है तन के कट के वही हाथ गिरा बदन से, अरे मेरी तरफ जो उठा है तन के कट के वही हाथ गिरा बदन से। सामने आए किसका जिगर है, हाँ सामने आए किसका जिगर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। डॉक्टर बेलसरे, बहुत सारी बातें हमने की और देखने की कोशिश की कि जब हम सड़क पर निकलते हैं तो हमें कैसे अनुशासन रखना चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज रखने बहुत जरूरी हैं, लाइसेंस की क्या वैलिडिटी होती है, गाड़ी की आरसी बुक क्यों रखनी चाहिए, ये तमाम बातें हमने की। क्या भारत सरकार ने गाड़ियों की कोई स्क्रैप पॉलिसी लाई है कि अगर किसी की गाड़ी पुरानी हो जाती है तो उसको स्क्रैप करने के बदले में उसको कुछ डिस्काउंट मिल सके, या इस तरह की कोई पॉलिसी आई है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें सुनी जा रही थी? हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है भारत के, उनकी ये इच्छा थी कि पोल्यूशन कम होना चाहिए जी। तो इस वजह से उन्होंने जितनी गाड़ियों की उम्र बढ़ते जा रही थी उसकी जो पोल्यूशन बढ़ते जाता है, शहरों के अंदर में इतना पोल्यूशन हो गया तो उसका जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, वो यहाँ पर अभी बॉम्बे पे 400 और 500 के आसपास जा रहा है, जबकि हमको 50 के नीचे होना चाहिए। बिल्कुल। तो हम ऐसे समय में अगर इतना पॉल्यूशन हो रहा है तो हमको हर इंसान को धोखेदायक है वो। पॉपुलेशन मुंबई का अगर 1.5 करोड़ या 2 करोड़ लोग रहते हैं तो सारे के सारे लोग सपोर्ट हो जाएंगे ना अलग अलग बीमारियों से। तो AQI हमारा कम करने के लिए उन्होंने पॉलिसी निकाला। भारत के अंदर में जितने भी बड़े बड़े शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर, जैसे दिल्ली में तो बहुत ज्यादा प्रमाण है, 600-700 के आसपास जा रहा है AQI। वो होना नहीं चाहिए करके पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का जो सर्टिफिकेट होता है वो हम देते हैं। लेकिन जैसे कोई ऑड डेज के अंदर में गाड़ी चलाओ, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, बाकी दिन मत चलाओ, इस प्रकार का होता है। मुंबई के अंदर में तो हाईकोर्ट मुंबई ने पूरा 8 साल के ऊपर के वाहनों को अंदर आना ही नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने अध्यादेश निकाला है।
साइंस सर्कल से बांद्रा का जो एरिया है, वहां से अंदर कुलाबा तक के आपको कोई भी व्हीकल 8 साल की उम्र का नहीं दिखेगा। जी, ट्रांसपोर्ट के अंदर में, नॉन ट्रांसपोर्ट में वो लागू नहीं है। तो जितना जल्दी वो गाड़ी अपना ये होके और उसको कन्वर्ट करना चाहिए, किसमें? ग्रीन फ्यूल में। ग्रीन फ्यूल हमारा कौन सा है? हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी पे जो व्हीकल्स चलते हैं, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स है, तो वो चलने चाहिए ताकि उसमें पोल्यूशन नहीं होगा। इसके बारे में हमारी सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रही है। बैटरी ऑपरेटेड में अगर कन्वर्ट होते हैं तो बहुत सारी हमारी जो देश का जो आर्थिक बजट है वो ठीक से मेंटेन होगा, ऐसा मुझे लगता है। डॉक्टर बिलसरे, अमूमन ये होता है कि व्यक्ति जब अपना लाइसेंस बनवाता है या जब गाड़ी खरीदता है तो किसी एक पते पर रह रहा है और आगे चलकर उसका पता बदल जाता है, और बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों के दस्तावेजों में पता नहीं बदलते। ये कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, एक्चुअली ऐसा होता है, पता बदलना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि क्या होता है, लाइसेंस के अंदर में जैसे बॉम्बे का एड्रेस है, वो वहां से जबलपुर में चलेगा ट्रांसफर होके, तो जबलपुर में तो अगर कुछ कल कोई हादसा होता है तो हमारे पास तो मुंबई का लाइसेंस का एड्रेस है। अगर हादसा अगर जबलपुर में हो गया तो उधर आएगा। लेकिन कैसा होता है कि अगर जबलपुर का अगर आपको एड्रेस दिया है तो उसमें आपको उस जगह पे कांटेक्ट करके उनके घर के मेंबर्स को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। एक्सीडेंट के समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एड्रेस इसलिए होता है कि जैसे हम कहीं पर भी जाते हो ना, तो चेंज ऑफ एड्रेस कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ताकि वो आगे के जो हादसे होने वाले हैं, आगे में जो समस्या हमको आ सकती है, जो संकट आ सकती है, उसको निवारण करने के लिए लाइसेंस के ऊपर में एड्रेस चेंज करना बहुत जरूरी होता है। आजकल आपने बताया कि सारी सुविधाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं और आरटीओ के सारे काम ऑनलाइन हो सकते हैं। इससे कितना सुविधाजनक हो गया है कामकाज? बहुत ज्यादा सुविधाजनक हो गया है। अभी आजकल एनओसी के लिए बाय पोस्ट लेके जाओ, ये सब झंझट नहीं है। ऑनलाइन पूरा 1 मिनट के अंदर में एनओसी चले जाती है, कोई भी स्टेट की कोई भी स्टेट में, ऑनलाइन होने की वजह से। तो बहुत ज्यादा सुविधाजनक हो गया है, तो उसका हम लोगों ने फायदा लेना चाहिए, सब लोगों ने। डॉक्टर बिलसरे, चलते चलते हमारे सुनने वालों से आप ये जो पूरी आरटीओ की गतिविधि है और ये नियम कायदे कानून हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो ये कहना है कि आज के समय में अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो आप अपने गाड़ी के अंदर में आरसी, इंश्योरेंस, पीयूसी, लाइसेंस, साथ में हेलमेट, अगर कोई टैक्स हुए वो उसकी पावती, ये रखना चाहिए। उसके साथ में अगर आप कोई कार चलाते हो तो उसके अंदर में आरसी, इंश्योरेंस, पीयूसी, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर में लाइसेंस, और साथ में अगर आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जैसे अभी हमारे ऑटो रिक्शा भाई लोग हैं या फिर टैक्सी चलाने वाले, काली पीली टैक्सी वाले, इनको भी परमिट और फिटनेस रखना भी बहुत जरूरी होता है। और साथ में वो टैक्स जो होता है उसकी पावती भी रखना चाहिए और डिसिप्लिन में रहना चाहिए। बहुत सारे जो टैक्सी ड्राइवर्स है या फिर ऑटो रिक्शा ड्राइवर, वो यूनिफॉर्म डालते नहीं है। तो उन्होंने अपना जो उनको जो दिया है, शासन ने दिया, खाकी यूनिफॉर्म जो होता है वो, या फिर वो मालक रहता है, चालक मालक रहता है, उसको सफेद यूनिफॉर्म होता है, उसने पहन के गाड़ी चलाना चाहिए। अगर आप सब नियम से चलते हो और अगर आप 4 व्हीलर में सीट बेल्ट लगा के चलते हो तो ट्रैफिक पुलिस जब देखता है कि भाई ये आदमी तो पूरा डिसिप्लिन दिख रहा है, तो उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं होगी। जहां पर पता चलता है कि उसने यूनिफॉर्म नहीं डाला या उसका कुछ बेल्ट नहीं पहना सीट, तो उसको रोक देते हैं। फिर उसमें कुछ ना कुछ निकल ही जाता है, अभी आरसी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, परमिट नहीं है, फिर उसमें दंड लगता है उसको। वो हजारों के दंड से वो ये होता है। दूसरा ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर, उनको पता नहीं होता है कि वो बहुत सारे शॉर्ट डिस्टेंस का भाड़ा नहीं लेते। उसमें क्या होता है कि आरटीओ के नियम के हिसाब से उनको भी फिर 5,000 दंड या उससे भी ज्यादा दंड भरना होता है। तो ये सब नहीं कह रहे, तो हम सोचते हैं कि भाई ऑटो रिक्शा ड्राइवर रह गया, टैक्सी ड्राइवर, तो आप भाड़ा मत नकारिए। आपको दिया है लाइसेंस, आपको दिया है पूरा परमिट, इसी वजह से दिया है कि आप पब्लिक को अच्छे से चलाएंगे और पब्लिक की सुविधा के लिए आपको रखा है। तो ये सब चीजों का अगर नियम से आप चलते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हमारा भारत देश एक सोज्वल और एकदम अच्छा जो तरीके से चल रहा है, जो जैसे फॉरेन कंट्री में डिसिप्लिन चल रहे हैं सारे लोग, तो मैं चाहता हूं कि हमारे इंडिया में भी सारे लोग डिसिप्लिन हो जाए और सारे लोग नियम का पालन करें, सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रखें, स्पीड कम रखे गाड़ियों की और अच्छे से चले, डिसिप्लिन में चले, तो हमारे देश का भला होगा। थैंक यू। डॉक्टर रूप कुमार बेलसरे, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने इतनी जरूरी जानकारियां हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी निवृत्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉक्टर रूप कुमार बेलसरे से यूनुस खान की बातचीत। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबड़े। अब आज का रंग बसंती कार्यक्रम समाप्त होता है। रंग बसंती।